और जो भी सभी वेलकम टू लो। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्ण दत्त कश्यप में। एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे और जल्दी से बताओ मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है भैया। एक बार जल्दी से बता दो मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है, बढ़िया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है, ओके एकदम। तो आज जो हम अपने क्वांटम फिजिक्स जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका यूनिट थर्ड स्टार्ट होने वाली है भैया। और यूनिट थर्ड में हम जो पढ़ने वाले हैं आज वे, और लेक्चर 11 हमारा जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे भैया, बोर पोस्टुलेट्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है आपका जरूर से जरूर, ठीक है भैया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। ये बोर पोस्टुलेट्स आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से ही पूछा जा सकता है। लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपका इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है भैया। क्या आता है इसका? लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है भैया। आपसे कह देता है भैया बोर के पोस्टुलेट्स बताओ क्या है, ठीक है, बोर के पोस्टुलेट्स। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तो बोर के पोस्टुलेट्स यूज हो नहीं है, तो इस वजह से इस टॉपिक को एक साथ कराना बहुत जरूरी था। ठीक है भैया, इस टॉपिक को एक साथ कराना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर के पोस्टुलेट्स कैसा काम करते हैं और क्या क्या होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ पहले टाइम में जब सबसे पहले टाइम में सबसे पहला जैसे एटम हो गया था, एटम के अंदर ये पता लग गया था भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं इस बारे में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई थी कि भाई सबसे पहले एटम आया था। जैसे डोल्टन ने बताया कि था कि भैया एटम जो होता है वो नॉन डिविजिबल होता है, यानी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आगे कहानी बनती चली गई, ठीक है भैया, एक मॉडल आया था, आपने सभी ने सुना हो, एक मॉडल आया था वाटरमेलन मॉडल, आपने सभी ने सुना हो। तो उसमें क्या था? उसमें ये था कि जैसे एक वाटरमेलन होता है, तरबूज होता है, तो ठीक इसी प्रकार से एक एटम दिखता है। और वो लाल वाला हिस्सा जो होता है वाटरमेलन का, वो वाला पॉजिटिव पार्ट माना गया, और जो उसमें बीज धसे हुए होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन माना गया। यानी कि उन्होंने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसा ऐसा होते हैं और लाल हिस्सा ज्यादा होता है, सारे हिस्सा फैला होता है। तो वो किसका मॉडल था? थॉमसन का। लेकिन कुछ टाइम बाद ये बात पता लगी, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से बता दिया था जब वो अल्फा कणों की स्कैटरिंग कराई, ये बता दिया था कि भैया जो लाल हिस्सा, जैसे उसमें बताया था थॉमसन के मॉडल में कि जैसे तरबूज में लाल हिस्सा चारों तरफ फैलता रहता है, वो पॉजिटिव पार्ट कहा है आपने। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव पार्ट केवल बीच में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल इस वजह से फेल हो गया था क्योंकि उन्होंने बताया था कि जब कोई ऐसा इलिप्टिकल पाथ में मान लो चक्कर लगाएगा कोई भी इलेक्ट्रॉन, तो वो धीरे धीरे उसकी कक्षा कम होती चली जाएगी। चलो मैं एक अलग से थ्योरी बता देता हूँ इन सारी चीजों की आपको एक बार, ठीक है। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं ये टॉपिक को? चलो भाई एक बार पहले एक बार ये देख लो कि भैया आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर 11 और यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, यूनिट सेकंड में आपकी एरनफिस्ट थ्योरम रहेगी, एरनफिस्ट थ्योरम रहेगी, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, ठीक है, अलग से बता दूंगा। तो टॉपिक है हमारा बोर पोस्टुलेट्स, बोर के अभिगृत, इसका एक छोटा क्वेश्चन आता है और ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। एक बार जल्दी से बताओ मेरी ऑडियो वीडियो विजिबल है? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को और जय श्री राधे कृष्णा सभी को, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बेसिक आइडिया बता देता हूँ हम इन क्वेश्चन को पढ़ क्यों रहे हैं, पहला थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ठीक है भाई। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहने लगा सबसे पहले एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट आए थे, डोल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि जो एटम है ना भैया, एटम अपने आप में नॉन डिविजिबल है, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते ना प्रोटॉन होते, अपने आप में एक एटम होता है, ठीक है, एक गोल गोल चीज होती है जिसे उन्होंने क्या बताया? एटम बताया, ठीक है। किसने बताया था? डाल्टन के मॉडल ने। और ये जो एटम है ये कैसा बताया था उन्होंने? नॉन डिविजिबल, यानी कि अविभाजित बताया था, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है कुछ कि भैया एटम अपने आप में अविभाजित होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें पता लगा, क्या पता लगा भैया, कि ऐसा नहीं है कि एटम अपने आप में खाली एक ही है। एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं,
लेकिन डाल्टन का जो सबसे पहला मॉडल आया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यानी कि ये मॉडल कैसा हो जाना था, फेल हो जाना था। ये मॉडल कैसा हो जाना था, फेल हो जाना था। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था थॉमसन। ठीक है भैया, क्या नाम था उनका? थॉमसन। उन्होंने बताया कि मान लो जैसे एटम एक इस प्रकार की कोई चीज होती होगी गोल गोल, और इसमें जो ये लाल हिस्सा होता है, ये जो लाल हिस्सा होता है, ये वाला ऐसे ऐसे जो ये लाल हिस्सा होता है, ये क्या सा है, ये दिखाता है पॉजिटिव को। ठीक है, और पॉजिटिव को उस समय उन्होंने क्या कह दिया? प्रोटॉन। क्या कह दिया? प्रोटॉन। और इसमें कुछ बीज जो हैं वो इस प्रकार से धसे हुए थे। मान लो ये बीज थे, मान लो ये तरबूज मॉडल था और इसके अंदर ये बीज थे। इन्हें उसने क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो पक्की पता लग गई कि भैया एटम जो है अपने आप में डिविजिबल है। यानी कि एटम के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक तो पॉजिटिव प्रोटॉन, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, लेकिन अभी भी किसकी किसकी वो नहीं बता पाए ये, अभी भी न्यूट्रॉन की उत्पत्ति नहीं बता पाए। तो ये मॉडल भी अभी, न्यूट्रॉन भी तो आना था भैया, और ये भी तो बताना था कि इलेक्ट्रॉन भाई ये थॉमसन ये भी नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं धसे रहते हैं। उन्होंने बताया था कि भाई पॉजिटिव हिस्सा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें धसे हुए रहते हैं। तो ये मॉडल भी फेल हो गया भैया। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड। कौन से साइंटिस्ट आए? रदरफोर्ड। उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या करा? अल्फा स्कैटरिंग कराई। अल्फा स्कैटरिंग कराई, यानी कि अल्फा प्रकीर्णन कराया किस पे? गोल्ड पे, गोल्ड की सीट पे। ठीक है भाई, गोल्ड की सीट पे इस वजह से क्योंकि गोल्ड को ज्यादा खींचा जा सकता था। ठीक है भैया, गोल्ड की सीट पे, यानी कि अल्फा प्रकीर्णन कराया। जब उन्होंने अल्फा प्रकीर्णन कराया इस पे, अल्फा कैसा होता है? हैवी होता है। हैवी होता है मतलब भारी होता है। और गोल्ड कैसा? उन्होंने ये गोल्ड ये दिखाने को कि बारीक से बारीक चीज में भी एटम होते हैं। ठीक है भैया, तो उन्होंने जब स्कैटरिंग कराई तो इससे ये पता लगा कि कुछ चीजें तो बिल्कुल एटम के बीच में से होकर चली गई, कुछ तो पारंपार होकर चली गई, कुछ डाइवर्ट होकर चली गई, कुछ इस तरीके से ये होगी। तो उन्होंने कंक्लूजन बताया कि भैया बीच में कुछ ना कुछ तो है जिससे वो डाइवर्ट होकर वापस आई है, और कुछ हिस्सा खोखला भी है बीच में से। तो खोखला हिस्सा वही तो होगा जो जो मतलब जो एटम की साइड में, वो न्यूक्लियस की साइड में से चले गए वो खोखला होगा, और जो बीच में से गए और वो टकरा कर वापस आ गए। तो उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा अपने मॉडल में ये वाली बात बताई। रदरफोर्ड ने, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको ये वाली बात। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये वाली बात बताई कि भैया, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कौन सी बात बताई? ये वाली बात बताई कि भैया जो न्यूक्लियस होता है, एक बीच में हिस्सा पॉजिटिव का होता है और उसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है भैया, ये वाली बात बताई रदरफोर्ड ने कि बीच का हिस्सा एक पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ये आपस में अट्रैक्ट रहते हैं। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन अब रदरफोर्ड मॉडल कहाँ पे फेल हो गया? वो इस बारे में फेल हो गया कि जब इन इलेक्ट्रॉनों की घूमते घूमते एनर्जी कम हो जाऊंगी, तो इनकी एनर्जी कम होने पे ये कौन सी ऑर्बिट में आ जाओगे? निचले वाली में। और ये वाली ऑर्बिट का तो तुरंत न्यूक्लियस में गिर जाओगा, जिसके कारण ये न्यूक्लियस नष्ट हो जाओगा। तो इसी वजह से रदरफोर्ड भी इलेक्ट्रॉनों के घूमने की विधि को सही तरीके से नहीं बता पाए। तो भैया इनकी घूमने की गति को सही तरीके से किसने बताया? बोर ने। किसने बताया? बोर ने, अपने मॉडल में। तो बोर ने क्या बताया? इसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए? बोर। अब वो इन्हीं की थ्योरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं अच्छे तरीके से। जल्दी से बताओ, बेसिक आइडिया सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया हो तो यस लिख दो भैया एक बार। अगर बेसिक आइडिया सभी को समझ में आ गया हो तो यस लिख दो भैया एक बार। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ भाई। अगर सभी को बेसिक आइडिया समझ में आ गया हो तो यस लिख दो भैया एक बार। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? यानी कि ये पता लग गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। भैया ये पता लग गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं बोर की थ्योरी को। ठीक है, यानी कि डोल्टन ने बताया था कि एटम अपने आप में नॉन डिविजिबल है।
यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन थॉमसन साहब आए, उन्होंने बताया कि भैया प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी कि तोड़ा जा सकता है। अब इसके बाद उन्होंने थॉमसन ने ये बताया कि पॉजिटिव हिस्सा चारों तरफ फैला हुआ है। इसका मतलब पॉजिटिव कैसा है, फैला हुआ है। लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग कराई गोल्ड की सीट पर, उन्होंने बताया कि भैया फैला हुआ ना है, बीच में है पॉजिटिव हिस्सा तो, और चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और कैसे ये मॉडल फेल हो गया था, बढ़िया था वैसे मॉडल ही रदरफोर्ड का, लेकिन फेल कब हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी कम हो जाती है तो वे अंदर की तरफ ना आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब ज्यादा हो जाती है बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से तो अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑर्बिट छोड़कर बाहर निकल जाओगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस में गिर जाओगा, तो दोनों ही केस में एटम समाप्त हो जाओगा। लेकिन इसके बाद एक बोर आए, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के चला, ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाली कक्षा में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाए और ये सबसे अंदरले वाली का न्यूक्लियस में गिर जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा है भैया कि ऐसा है कि एक इनकी स्पेशल कैसी होती है, एक ऑर्बिट होती है, उसमें ये चक्कर लगाते हैं, तो वे वाली बात हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं बोर के पोस्टुलेट्स अच्छे तरीके से। तो बोर का पहला पोस्टुलेट्स क्या था, उन्होंने बताया था कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच पाई वेयर इज यू। उसने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसी ना वो किसी भी कक्षा में घूम जाओगा, केवल उन्हीं कक्षा में घूमेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल हो। ये वाली बात बता रखी देखो। यानी कि वो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में तब घूम सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम एल जो है, एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करें, एल से, वो कितना हो, एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये वाली बात हिंदी में बता रखी, कोई इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग इतने का पूर्ण गुणज हो। जल्दी से बताओ, पहला पोस्टुलेट सभी को समझ में आ गया बोर का? बोर ने जो अपनी बात बताई थी, पहली पॉइंट समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया हो अच्छे तरीके से तो बताओ। अच्छा, ये एल इज इक्वल टू एम वी आर कैसा आता है, थोड़ा एक बार देख लो। एल का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होगे, पी मल्टीप्लाई आर, पी मल्टीप्लाई आर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पी की वैल्यू आती है एम वी, ठीक है, और आर यो ऐसा कैसी होते हैं। तो एल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का कोणीय संवेग का फॉर्मूला एम वी आर, ठीक है। और वो एम वी आर किसके इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, तो एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो सकती है। जल्दी से बताओ, ये वाला सभी को क्लियर हो गया बहुत अच्छे बढ़िया बढ़िया तरीके से? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, अब इसका सेकंड पोस्टुलेट्स पे चलते हैं। ये तो बात रही इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, ये तो बात रही इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। लेकिन वो रदरफोर्ड की दूसरी भाई अगर कोई आपसे पूछने लगा कि रदरफोर्ड की क्या कमी थी, तो आपको बता देना रदरफोर्ड की यो कमी थी कि भैया वे कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि कोई घूम रहा है तो भी ये नहीं बता पाया कि कैसा घूमेगा या किस कक्षा में वो घूमेगा। यानी कि रदरफोर्ड की कमी को किसने दूर करा था, बोर ने दूर करा था। तो पहली कमी तो ये दूर कर दी कि भैया घूमने का तरीका बता दिया। दूसरा वो कमी दूर ऐसा करी कि वो कह रहा था ना रदरफोर्ड कि मतलब अगर मतलब कक्षाओं की एनर्जी कम होती चली जाओगे तो न्यूक्लियस में गिर जाओगे, और कक्षाओं की एनर्जी बाहर होती चली जाओगे, बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाओगा। ठीक है, तो बोर ने बताया ऐसा कभी नहीं होता है भैया। अगर कोई भी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो एक फोटोन कैसा है, लोअर एनर्जी से हायर में जाता है तो एक फोटोन लेता है, और जो हायर से लोअर में आता है एक फोटोन रिलीज करता है। तो भैया ऐसा नहीं है कभी भी कि मतलब वो और वो एक स्टेबल लास्ट वाली ऑर्बिट में जाने के बाद स्टेबल हो जाता है, सबसे लास्ट वाली में और सबसे अंदरले वाली में आने के बाद और भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात को यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट्स में ऐसे ही बता रखी है कि द एमिशन और अब्जॉर्प्शन, यानी कि कोई भी एमिशन होता है या अब्जॉर्प्शन होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम कौन सा प्रोसेस है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जैसे लेजर की फोर्थ यूनिट ना पढ़ाई मैंने आपको, क्या था, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कि कोई लोअर एनर्जी स्टेट में एटम है, जैसे उसे फोटोन मिलता है वो हायर में चला जाता है। देखो एक एग्जांपल के वे में यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे कोई एटम है, इसे आपने एक फोटोन की एनर्जी दी, इस वाली एनर्जी स्टेट को E1 कह दिया, इस वाली को E2 कह दिया,
तो ये इस फोटोन की एनर्जी लेकर कहाँ पे चला गया, हायर में। लेकिन जब कभी हायर से अपने आप नीचे आना हो तो किसा बाहर रिलीज करता है, एच न्यू को। तो यही सेम टू सेम यही वाली बात लिखी हुई है। द एमिशन और अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो उत्सर्जन और अब्जॉर्प्शन होता है किसका, रेडिएशन का, किसके द्वारा, एटम के द्वारा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो जंप हो जाता है किस एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, द रेडिएशन इज एमिटेड और ऑब्जर्व एज ए सिंगल क्वांटम फोटोन। ये बता रखा सिंगल क्वांटम फोटोन को एमिट करेगा या वो या तो ऑब्जर्व करेगा या एमिट करेगा, ठीक है भाई। इज इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी, यानी कि इनकी एनर्जी का डिफरेंस। देखो एनर्जी का डिफरेंस देखो, अगर मैं आपसे कहूं निचले वाले से उपरली में जा रहा, जब भी कौन रेस्पॉन्सिबल हो रहा, एच न्यू। उपरले वाले से निचली में आ रहा, अब भी कौन रेस्पॉन्सिबल है भैया, एच न्यू। तो यानी कि एनर्जी, ये जो एनर्जी वो है, इन्हें इन्हें डिफरेंस करने के लिए कौन एग्जिबल है यहाँ पे, एच न्यू। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, ठीक है भैया। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक किसी को भी। ये वाला सेकंड पॉइंट समझ में आ गया कि अगर कोई एनर्जी स्टेट चेंज करता है तो एक फोटोन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है, दोनों पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए सभी को, ठीक है। जल्दी से बताओ एक बार ये से लिख दो सभी, अगर दोनों पोस्टुलेट्स समझ में आ गए हो अच्छे से। एक बार और बता देता हूँ, पहला पोस्टुलेट्स होता है कि भैया उन्होंने बताया था बोर ने कि अगर कोई एटम या सपोज करो कोई एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो उनके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, एल इजिकल टू कितना होना चाहिए, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन टू पाई, यानी कि एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल होना चाहिए। दूसरे वाले केस में बताइए कि भैया अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट चेंज करता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एक फोटोन होता है जिसकी एनर्जी एच नहीं होती है। यही वाली बात उसने बताई थी अच्छे से, ठीक है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, एक तरीके से कुछ लाइंस का ग्रुप है जिसकी इंटेंसिटी लगातार वो घटती घटती चली जाती है, जैसे लाइक एज इस प्रकार से। अगर मैं आपसे कह लगूं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो वो कह रखा द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ लाइन, यानी कि ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ लाइंस हो। क्या हो भैया, नंबर ऑफ लाइंस हो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस होती है। दीज लाइन हैव बीन ग्रुप इनटू ए नंबर ऑफ सीरीज। ये जो लाइन होती है ये ग्रुप के फॉर्मेट में होती है, ठीक है, ग्रुप के फॉर्मेट में होती है। वो कह रहा द लाइन इन ईच सीरीज आर सच दैट देयर सेपरेशन, ये जो लाइन होती है एक दूसरे से दूर दूर होती है और उनकी इंटेंसिटी कैसी होती है, डिक्रीज होती है। लाइक एज यहाँ पे देखो एक बार, देखो एच अल्फा के अंदर और बहुत सारी लाइन होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इनके ना घट देखते चले जा रहे होगे तो इंटेंसिटी कम होती जा रही होगी। इसकी सबसे ज्यादा, इसकी कम, इसकी और भी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, इसकी सबसे कम। तो ये बता रखा इंटेंसिटी कैसी होती चली जाती है, डिक्रीज होती रहती है, घटती चली जाती है जैसे ही आप इधर न जाते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस डिस्टेंस से इधर इधर न जाते हो इंटेंसिटी घटती जाती है। वो कह रहा है रेगुलरली टुवर्ड, जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो, और शॉर्टर वेवलेंथ तक। और वेवलेंथ कैसी होती है, कम। देखो आप ये वाली वेवलेंथ कैसी है, सबसे ज्यादा है, ये वाली कैसी है, सबसे कम है, ठीक है। कन्वर्जिंग टू ए लिमिट कॉल्ड द सीरीज लिमिट। अच्छा, सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एक सीरीज लिमिट मिलेगा सबसे लास्ट में, ये वाली सीरीज लिमिट मिलेगी। इसकी वैल्यू 3646 याद रखना है ना भैया, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि भैया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले वाली सीरीज की वैल्यू कितनी होती है, 6563। और इसमें एच अल्फा की सबसे लास्ट वाली की इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं, 63646, ठीक है भैया।
द वेवलेंथ इन ईच सीरीज कैन बी गिवन बाय ए सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो ये वेवलेंथ आई है, ये वाली जो वेवलेंथ आई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, सबको एक फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या करेंगे, इस इन सबको एक फॉर्मूले के द्वारा, सिंपल एम्पेरिकल फॉर्मूले के द्वारा लिखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले जो इन स्पेक्ट्रल सीरीज को किसने ऑब्जर्व करा था, सबसे पहले ऑब्जर्व करा था भैया बामर ने। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया, सबसे पहला इन्हें बामर सीरीज भी बोला गया कि हाइड्रोजन की ये बामर सीरीज है। यानी कि कहने का मतलब ऐसा समझ लो आप कि कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरीके से कुछ लाइन का ग्रुप है, और वे ग्रुप आपस में कुछ लाइन जो होती है वे सेपरेटली कैसी होती है, अलग अलग होती है। और जैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है भैया, किसकी टुवार्ड किसकी तरफ न जाते चले जाओगे, सीरीज लिमिट की तरफ न जाते चले जाओगे, इंटेंसिटी घटती जा रही है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, यहाँ कम है, यहाँ कम और भी कम, ऐसे ऐसे। और सबसे लास्ट वाली कहाँ तक घटेगी, सीरीज लिमिट तक घटेगी। क्या कहाँ तक घटेगी, सीरीज लिमिट तक। और ऐसे इस टाइप की स्पेक्ट्रम को सबसे पहला किसने देखा था, बामर ने। तो इस वजह से ऐसी सीरीज को क्या बोला गया, बामर सीरीज भी बोला गया। क्या बोला गया, बामर स्पेक्ट्रम भी बोला गया, बामर सीरीज भी बोला गया। सबसे पहला हाइड्रोजन को। जल्दी से बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर होगी, जितनी भी ये बोर्ड पे आपको बात लिखी है सबको क्लियर होगी भैया, जल्दी बताओ। और इसका देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डेरिवेशन पूछा जाता है भैया, कि जो ये बता रखी ना इसने कि एक सिंपल इंपेरिकल फॉर्मूला है सभी का ये प्रूफ करके दिखाना है हमें। जल्दी चलें भैया आगे, चलो आगे बढ़ते हैं एक बार। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि जो पहली लाइन थी उसको, उसकी वेवलेंथ कैसी थी, सबसे ज्यादा थी, अभी आपने देखा था क्या थी उसकी, 6563 एंगस्ट्रॉम। उसको क्या नाम दिया, एच अल्फा। एक बार देख लो, सबसे बड़ी वेवलेंथ को क्या नाम दिया, एच अल्फा। क्या थी, 6563। और सबसे छोटी वाले को क्या कह दिया, एच इनफाइनाइट, यानी कि 3646। तो इनके सबके नाम बता देंगे। लेकिन हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी चलती है वो यहाँ से चलती है, इसके डेरिवेशन से। ठीक है भैया, इसके डेरिवेशन से। अच्छा, मैं अगर आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया कि एक वो बनाते हैं भैया इनकी, इनका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं भाई। ठीक है भाई, एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, फिर इनकी सभी की वैल्यू देखेंगे अच्छे से। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है भैया, एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, सभी एक बार मेरे साथ एनर्जी लेवल डायग्राम बना लो भैया इसका। ठीक है, इसकी लेवलिंग कर लेते हैं भैया। तो वन, ये सबसे पहले वाली जो सीरीज होती है ये होती है लाइमन सीरीज। कैसी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज। दूसरे वाली जो होती है इसे बोलते हैं हम बामर सीरीज। चलो मैं थोड़ा इन्हें साइड में लिख लेता हूँ भैया।
ये वाली जो पहले वाले नंबर की होती है लाइमन सीरीज, तो दूसरे वाले नंबर की होती है बामर सीरीज। और तीसरे वाले नंबर की होती है पाश्चन सीरीज, इसे बोलते हैं पाश्चन। अब इनकी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको याद करने की, ठीक है भैया। पाश्चन सीरीज। और चौथे वाले नंबर की होती है भैया हमारी इसकी ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज। और पांचवे वाले नंबर की होती है हमारी सीरीज फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, ठीक है, पांचवे वाले नंबर के। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आते चले जाते हैं भैया। ऐसे सबसे लास्ट वाले को n इजिकल टू इनफाइनाइट कर देते हैं। ठीक है भैया। अब इनके स्पेक्ट्रम बनाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भैया, इनके स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अगर मैं आपसे कहने लगा लाइमन सीरीज में क्या होगा, सारी सीरीज आएंगी। ठीक है भैया, सारी सीरीज आएंगी। कैसे आएंगे भैया, सारी सारी सीरीज इसमें फॉल करेंगे। ठीक है भैया, इसकी भी, इसकी भी, और ऊपरले वाले की भी, और ऐसी ये वाली भी। ये सारी जितने भी हैं टोटल ओवरऑल किस में आएंगी ये, सबसे पहले वाली सीरीज आपकी ये लाइमन में आएंगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है भैया। और आपकी मतलब जो भी होंगी इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। अब दूसरे वाले में ये जो है हमारी दूसरे वाले नंबर की बामर, चलो एक काम करो, इन्हें उठाकर उधर ले चलो, क्योंकि इधर आपको दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये पहले वाले नंबर की होगी भैया, ये वाली। ये दूसरे वाले नंबर की होगी हमारी। ठीक है, और तीसरे वाले नंबर की, ये तीसरे वाले नंबर की होगी पाचन। ठीक है भैया, और ये चौथे वाले नंबर की, ये चौथे वाले नंबर की होगी भैया। ठीक है, और ये पांचवें नंबर की, ये वाली होगी भैया पांचवें नंबर की यहाँ पे। ठीक है, अब आपको अच्छे तरीके से इनका स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यानी कि सारी पहले वाले उसमें किस में आ गई, पहले वाले में आ गई। अगर दूसरे वाले का केस देखने लगूं मैं, दूसरे वाले का, चलो मैं एक बार इधर भी लिख लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5। ठीक है भैया, 5 तक की। चलो ये भी बना लो, ये वाली भी इसमें आएगी, इस प्रकार से आ गई। ऊपरले वाले की भी, ऐसी ऊपरले वाले की भी। ठीक है, ऐसे ऊपरले वाले की भी सब इसमें आएंगे अब की बार। ऐसी ये वाली। ठीक है, अब अगर दूसरे की बात करने लगा, तीसरे वाले नंबर में भी तो आएंगी। तीसरे वाले नंबर में किस कौन से आएंगे, चौथे वाली आएंगे। ठीक है, फिर पांचवे वाली, इसी प्रकार से, इस प्रकार से सारी आती चली जाएंगी भैया। ठीक है, आप अगर कोई कह लगा कि लास्ट वाले में भी आएगी क्या, ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। लो चलो, अगर आप इसमें भी लिखना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, अब यदि मैं कह लगू चौथे वाले नंबर में भी ऐसी आती होगी क्या, बिल्कुल आती होगी। चौथे वाले नंबर में किसकी आती होगी, पांच वाले नंबर की आती होगी। ठीक है, ऐसी ये इसकी, ऊपर से ये क्या हो रहा, संक्रमण हो रहा है, ट्रांसलेशन को हो रहा है भैया। ठीक है, फिर इसी प्रकार से और भी सीरीज आती होगी क्या, ये वाली होगी हमारी चौथे नंबर की। पांचवें नंबर वाली को देख लो भैया एक बार, ये चौथी, ये पांचवें नंबर की, ये रही। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसे, पांचवें वाली को। पांचवें वाली में ये पांचवें नंबर की होगी, छठे की ये आ गई यहाँ पर।
ये 7वीं की आगे, और मतलब आगे की ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हमारा वो बनता है भैया स्पेक्ट्रम टाइप का। ठीक है, सभी के नाम तुम्हें पता ही चल गए होंगे। पहले वाली में लाइमन हो गया, दूसरे वाली में बामर हो गया, तीसरे वाली में पाशन, चौथे वाले में ब्रैकेट और पांचवे वाली में फुंड। ठीक है, तो इसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, एक बार देख लो, एक बार तरीका क्या है इसका याद करने का तरीका क्या है। देखो, सबसे पहले ला बोल, ला, बामर का बोल, ला बोल, पाशन पास, बी से ब्रैकेट, जैसे एक फुटबॉल खेलने वाले वे नहीं करते, बास्केटबॉल खेलने वाले, ला बॉल पास कर भाई ब्रैकेट, और कुंड में डाल, कुंड यानी कि फुंड, कुंड का मतलब वो जो बास्केटबॉल का कुंड होता है, कुंड में डाल। इसे इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। ला माने लाइमन, बी माने बामर, पास माने पाशन, बी फॉर ब्रैकेट, और कुंड माने फुंड। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है। फिर इनके सभी के वे दिखाता हूँ, ये थे सभी के एनर्जी डायग्राम भैया। अब इनके कुछ और चीजें दिखाता हूँ मैं आपको नंबर वाइज है। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी चलेगी। अच्छा, ये लाइन लाइन सी है क्या, तो भैया ये इस बात को शो करती है कि ऊपरले वाला जो एटम है वो सारे एटम किस में ऑब्जर्व हो रहे हैं, पहले वाली में। तो सबसे बड़ी सीरीज कौन सी होगी इसकी, लाइमन ही होगी सबसे बड़ी। कैसी होगी, लाइमन, उसके बाद बामर, इस तरीके से ये सारी चीजें। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। है भैया, दिक्कत समस्या तो ना ग्राफ में किसी को भी। जल्दी से एक बार सभी थंब कर दो और जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना है। ये लाइमन की सीरीज को शो कर रहे हैं, ये बामर की, ये पास्टन की, ये ब्रैकेट की, और ये फुंड की। ठीक है भैया, ठीक है भाई। अब मैं इसके आपको वो दिखाता हूं। अब मैं इसके सभी के लिए, लाइमन के लिए, बामर के लिए, सब के लिए इंपेरिकल फॉर्मूले दिखाता हूं। तो अगर मैं आपसे कहने लगूं भैया, अगर मैं आपसे कहने लगूं, सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइमन के लिए। लाइमन सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है। लाइमन सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है, लाइमन सीरीज के लिए। ठीक है भैया, ठीक है भाई। लाइमन सीरीज की जो लिए जो फॉर्मूला रहने वाला है, देखो इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल, क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम बामर के लिए देख लेते हैं भैया। चलो लाइमन के लिए देख लो। लाइमन के लिए सबसे पहली सीरीज हमारी लाइमन की थी, तो 1/λ इजिकल टू आर। ठीक है, वैसे नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। नॉर्मली फॉर्मूला होता है हमारा, अगर नॉर्मल फॉर्मूले की बात करने लगा कोई, नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोजन सीरीज का, तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1/λ इजिकल टू आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इन्हें कहीं सीरीज में देखने लगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया लाइमन के लिए। तो लाइमन सबसे पहले नंबर की सीरीज थी, तो जल्दी से बताओ एक बार देख के कि n1 किस में था लाइमन का। एक बार देखो भाई, लाइमन का n1 तो पहले वाली में ही था। और कौन आ रहा था, सारे आ रहे थे, दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी, पांचवे भी, छठे भी, सारे इसमें आ रहे थे गिरने। ठीक है, इसमें आ रहे थे गिरने। तो भैया यहाँ पे n1 की जगह आप क्या ले, एक का स्क्वायर माइनस 1/, इसमें सभी गिरना आ रहे थे, इसमें n2 जो है सभी गिरना आ रहे थे, तो n2 ना लेके वहां n लिख दो। अब n2 की वैल्यू, n इसकी n की वैल्यू कितनी हो सकती है, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इससे ज्यादा रखनी है, क्योंकि यो तो पहले में लाई कर ही रहा था। तो n की वैल्यू 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, 5 रखनी है। ठीक है भैया, और ये लाइमन सीरीज आपको किस फील्ड में मिलेगी, लाइमन सीरीज आपको जो मिलेगी वो मिलेगी भैया किस में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में। कौन से रीजन में मिलेगी, यूवी रीजन में, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगी वो, यानी कि इसे बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र। किस रीजन में मिलेगी, पराबैंगनी क्षेत्र में मिलेगी। ठीक है, पहली सीरीज में कोई दिक्कत समस्या, पहले नंबर वाली में, जल्दी से बताओ, ये पहले नंबर वाली सीरीज में कोई दिक्कत समस्या
कि आई होप कि किसी को भी कोई दिक्कत समस्या ना रही होगी। दूसरे नंबर की हमारी जो सीरीज थी, जल्दी से बताओ उस सीरीज का क्या नाम था। उस सीरीज का नाम था भैया हमारा बामर सीरीज। देख लेते हैं क्या नाम था दूसरे वाली का। देखो भाई, पहले वाली का तो लाइमन हो गया, दूसरे वाली का क्या था, बामर था। बामर स्टार किस में गिर रहा था, सारे दो में गिर रहे, तो n1 की जगह तो दो और बाकी सारे n लेके चलेंगे। ठीक है भैया, तो देखो कौन सी सीरीज है, बामर, बामर सीरीज, बामर सीरीज। ठीक है भैया, बामर सीरीज के बारे में अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो बामर सीरीज का फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो भाई 1/λ इजिकल टू आर। कौन सी नंबर की सीरीज है, दूसरे नंबर की, तो यहाँ तो 2 का स्क्वायर आओगे माइनस 1/n का स्क्वायर। लेकिन n की वैल्यू आपको कितनी लेकर चलनी, दो तो यहाँ हाई है, तो दो से ज्यादा n की वैल्यू कितनी होगी, 3 रहेगी, 4 रहेगी, 5 रहेगी, 6 रहेगी, क्योंकि सभी इसमें आकर गिर रहे थे। ठीक है, और बामर सीरीज की जो मतलब रीजन होता है, ये इसका रीजन है, क्षेत्र है, किस रीजन में मिलेगी वो, ये आपसे पूछ ले आता है। ऐसे इसका भी रीजन पूछ ले आता है कि आपको ये किस क्षेत्र में मिलेगी। तो भैया इसका जो क्षेत्र होता है वो होता है यूवी, ये इसका होता है विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। ठीक है, यानी कि दृश्य क्षेत्र में। कैसे क्षेत्र में मिलेगी भैया, दृश्य क्षेत्र में। जल्दी से बताओ, दोनों में से कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत समस्या किसी को भी, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तीसरे नंबर की देखते हैं भैया, कौन सी थी हमारी, तीसरे नंबर की कौन सी थी, पाश्चन थी। कौन सी थी भैया, पाश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर वाली पे, पाश्चन पे। पाश्चन सीरीज पे देखते हैं। ठीक है भैया, तीसरे नंबर की थी हो हमारी। तो तीसरे नंबर वाली में कैसा कैसा गिरता है, तीसरे नंबर वाली में कैसा कैसा गिरता है, किसमें फॉल होती है, तो तीसरे में तो 1/λ इजिकल टू आर 1/, यहाँ पे क्या लेकर चलोगे, तीसरे नंबर का, और माइनस यहाँ पे कौन सी टर्म्स, कि तीसरे में सभी आकर गिरा है, मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको दिखाया था। तो n बराबर 3 तो यहाँ आई है, तो कितने से स्टार्ट करोगे, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये वाले रखोगे। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, और ये किस रीजन में लाई करेगी आपकी, किस रीजन में लाई करेगी, तो आप कहोगे भैया इसका सारे, अब इसका आगे की जितनी भी सीरीज रहेगी इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रा रेड रीजन में मिलेगी ये, यानी कि बहुत दूर मिलती है, इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, यानी कि इससे बोलते हैं हिंदी में अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र में मिलेगी भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। ठीक है भैया, अब हमारी चौथे नंबर की कौन सी है भैया, ठीक है, अब कौन सी है हमारी चौथे नंबर की, ब्रैकेट, ब्रैकेट। ब्रैकेट, ठीक है भैया, इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, 1/λ इजिकल टू, चौथे नंबर की है ना भैया हमारी, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है भैया, और n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 4 तो यही थी, तो 5, 6, 7 ऐसे। और आगे जितने भी रीजन मिलेंगे सभी किस में मिलेगा, आगे अभी क्या बताया था मैंने, आई आर में मिलेगा। रीजन क्या रहने वाला है, इसका भी आई आर रहने वाला है। तो जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है भाई, अब पांचवें नंबर का भी देख लो भैया, कुंड। तो इसके लिए भी क्या रहा होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो इस वाले फॉर्मूले को ही हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है भैया, इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। और ये भी किस रीजन में मिलेगी आपको,
आई आर रीजन में मिलेगी। किस रीजन में मिलेगी? आई आर रीजन में। एक बार यहाँ तक का सभी नोट करेंगे, फिर डेरिवेशन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है भाई, और फिर हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, एक बार जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। एक बार जल्द से जल्द सभी जितना मन है आपको ये पढ़ाया, आप एक बार इसे रिवाइज कर लो भैया। ठीक है, आप सभी एक बार इसे रिवाइज करो, फिर इसके डेरिवेशन को करवाता हूँ मैं आपका। ठीक है भैया। एक बार सारी चीजें रिवाइज कर लो अच्छे से भैया, फिर इसका डेरिवेशन करवाता हूँ। बोर के पोस्टलेट्स यूज करेंगे भैया हम।
भाई आ जाओ जल्दी से, अब स्टार्ट करते हैं हम इसका डेरिवेशन पोर्शन। ठीक है भैया, इसका डेरिवेशन पोर्शन स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप सभी को ये वाली सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और जो ये मैं अब डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन काफी इसका महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसी फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन इसका साथ में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था 7.5 मार्क्स में। चलो, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक सर्किल टाइप का बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से। चलो, कुछ ये सर्किल इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा ऑर्बिट है भैया। क्या है भैया, ये हमारा ऑर्बिट है, और बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। बीच में क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है भैया, न्यूक्लियस को हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है जल्दी से बताओ सभी, प्लस जेड ही होता है। क्या होता है, प्लस जेड ही। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये लगा रहा भैया चक्कर, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी वेलोसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? ठीक है, जल्दी बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? अब देखो भाई, कोई भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है अंदर की तरफ ना, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है भाई, अंदर की तरफ ने एक फोर्स लगेगा जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो अंदर की तरफ ने एक फोर्स लगेगा, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है एफ इजिकल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इस फोर्स को अंदर की तरफ ने लग रहा, बाहर की तरफ ने भी तो एक फोर्स लगेगा इसे बैलेंस करने के लिए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, आपने सभी ने पढ़ा होगा, एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सल नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था, कुलाम्स लॉ था। ठीक है, कुलाम्स लॉ था। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सल नोट, Q1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली, प्लस जेड ये रही, और Q2 की कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये रही ई। ठीक है भैया, और नीचे क्या है, यो स्क्वायर। तो F की वैल्यू यहां से कितनी आ जानी है, 1/4 पाई एप्सल नोट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये। और जब एक बात बताओ, एफ भी इसके इक्वल है इसके, और एफ इसके भी इक्वल है, तो इससे एक बैलेंस इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, बैलेंस इक्वेशन बन के आ जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, सॉरी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है इस प्रकार से, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इजिकल टू, ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सल नोट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी? और यहाँ से एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, एक आर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे हमारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भैया कितनी, 1/4 पाई एप्सल नोट। एक बार सभी कमेंट करके बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? एम वी स्क्वायर तक आप सभी की वैल्यू आ गई? जल्दी बताओ भैया, आप सभी की एम वी स्क्वायर तक की वैल्यू आ गई? ठीक है, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो भैया, आप इसे ब्रैकेट में ले लो और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। ठीक है भैया, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। क्या कह दो, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलें, अगर यहाँ तक का सभी ने नोट कर लिया हो तो फिर आगे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे लगा देते हैं बोर का पोस्टुलेट्स। क्या लगा देते हैं, बोर का पोस्टुलेट्स। ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं बाई बोर फर्स्ट पोस्टुलेट्स, फर्स्ट
पोस्टुलेट्स। बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है? एल इजिकल टू एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये बोलता है फर्स्ट पोस्टुलेट। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना? इस वाली को इक्वेशन एक कही, इस वाली को इक्वेशन सेकंड कह दो, इस वाले को इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो, ठीक है भैया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। अब एक काम करो, सेकंड का जो इक्वेशन नंबर सेकंड आई है, इसका इसका स्क्वायर कर दो। इक्वेशन सेकंड का क्या करो? स्क्वायर करो, पहले स्क्वायर करो, ठीक है भैया। और एक से इसे डिवाइड कर दो, एक वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो जल्दी से इक्वेशन सेकंड का क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं पहले। इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करोगे तो जल्दी से बताओ आपका बना यहाँ से टर्म्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इजकल टू क्या बनी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है भैया ये। और किससे डिवाइड करना? इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना। लो भैया, इक्वेशन फर्स्ट से भी डिवाइड कर दी, इधर का इधर और इधर का इधर, क्या बना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये टर्म्स बनी होगी आपकी, ठीक है भैया। अब आप इसे अंदर के अंदर मल्टीप्लाई और बाहर के बाहर कर लो जल्दी से। और m से एक m ये कट गया होगा और वी स्क्वायर से पूरा कंप्लीटली ये कट गया होगा। यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही होगी? एम आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पे क्या आया? ये 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड ई स्क्वायर, ये टर्म्स आपकी बनी होगी। अच्छा, 4 से तो ये कट गया होगा और पाई से इसके स्क्वायर से ये कट गया होगा, ठीक है भैया। और क्या कट रहा आपका? और कुछ भी ना कट रहा होगा आपका। बनी टर्म्स एम आर स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है भैया। और एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन, यहाँ पे कितनी टर्म्स बच रही है? पाई जेड ई स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहाँ तक की टर्म्स आगे सभी की? जल्दी से बताओ, यहाँ तक की टर्म्स आगे सभी की? और यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से एक आर से ये खत्म हो जाएगा, एम चला जाएगा डिवाइड में, तो आर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई जेड ई स्क्वायर। जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप सभी की भी ये वैल्यू आ गई? जल्दी से बताओ, क्या सभी की आर की वैल्यू ये आ गई? अगर सभी की आर की वैल्यू ये आ गई हो तो जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत समस्या तो ना है हद तक, ठीक है भैया। अब यहाँ से आपको एक बात तो पक्की पता लग रही होगी, अगर ये सारी चीज कांस्टेंट है तो यहाँ से एक बात पक्की पता लग रही होगी भैया कि आर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? एन स्क्वायर के। यानी कि रेडियस कब बढ़ती है? जब एन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है भैया। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है भैया, फिर आगे चलेंगे। ये रेडियस के लिए हो, अगर जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी मान लो, मैं जेड की वैल्यू 1 मान लो, ठीक है। तो मेरी टर्म्स कैसी आ जाएगी? चलो इसे इधर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? तो यहाँ से अगर जेड की वैल्यू 1 ले ली, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है हमारा, तो आर स्क्वायर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम पाई ई स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। और ये एक तरीके से रेडियस के लिए फॉर्मूला है, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस फॉर्मूला है, किसी भी कक्ष की त्रिज्या का फॉर्मूला है, ठीक है। कक्षक की त्रिज्या का सूत्र। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है तक किसी को भी? ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लगूं, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लगूं किसी कक्षा में, मान लो सपोज करो काइनेटिक एनर्जी, भाई दोनों वैसे तो सारी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, पर पहला काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं। भाई किसी भी कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, अगर मान लो किसी भी स्थान पे स्टे भी करता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है के इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, सभी को पता होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो के इजकल टू हाफ ऐसे कैसी, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई कितनी थी, एक बार वहां से पीछे से वैल्यू रख लियो, जेड ई स्क्वायर अपॉन
क्या आ जाएगी हमारे पास। अच्छा एम वी स्क्वायर की वैल्यू देख लो एक बार, एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी एक बार चेकआउट करो भाई सभी। एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई थी जेड स्क्वायर फोर फोर पाई एप्सल नोट आर। क्या ये वैल्यू आई थी एम वी स्क्वायर की, एक बार ये से लिख दो अगर आई हो तो ये। फिर हमारे पास इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सल नोट आर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी भैया हमारी, क्या जाओगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। अब इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लो। ठीक है, इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लो। ठीक है भाई, जल्दी बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया। ये तो निकल गई हमारी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और आप सभी को पता होगा पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इजकल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर। यानी कि एक तरीके से एफ डी आर वर्क हो गया ना, तो वर्क जो है काइनेटिक वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है बस माइनस ग्रेडियंट से। ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ के आए होगे आप, अगर पढ़ के आए हो तो सभी कमेंट करके बताओ। U इजकल टू कैसा होता है, कार्य जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाता है। ये एक तरीके से कार्य ही तो है, वर्क ही तो है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट वर्क ही तो है, और वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ मुझे जल्दी से, तो U इजकल टू हमारा जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है। अगर मैं आपसे कह लगूं किसी भी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को R से कहाँ तक दूर हटाने तक करने में किया गया कार्य, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रेडियस से दूर करना है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को। अब रेडियस से दूर करना है, अंदर लाते तो प्लस होता, बाहर के ले जा रहे तो माइनस होगा। जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। माइनस लिमिट कैसे ली, मान लो पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा था, इस रेडियस में यहाँ पे घूम रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसे दूर हटाना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दूर हटाना है, तो जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी आओगी भैया यहाँ से। ठीक है, जल्दी एक बार नोट करो यहाँ तक का। ठीक है भैया, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आई थी, एफ की वैल्यू हमारी आती थी 1/4 पाई एप्सल नोट। वो कितनी थी सबसे शुरुआत में, जेड की एफ की वैल्यू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भैया, और यहाँ पे क्या आती थी डी आर। जल्दी से इसे सोल्व कर लो एक बार, और सोल्व करके मुझे जल्दी से बताओ यू की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी बनी। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे बाहर निकाल लो जल्दी जल्दी से। तो आप जैसे ही बाहर निकाल लोगे माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट, 4 पाई एप्सल नोट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की टर्म्स क्या आ गई आर इनफाइनाइट, और क्या आ गई 1/r², और इसकी वैल्यू कितनी आ गई डी आर। तो u इजकल टू कितना आ गया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट, कुछ इस प्रकार से आ गया। अच्छा इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो -2 बनता है ऊपर, तो r की पावर -2 + 1 इंटीग्रेशन इस प्रकार से बनेगा -2 + 1, और ये लिमिट कहाँ पे आ जाएगी इसकी r से इनफाइनाइट पे आ जाएगी। ठीक है भैया, ये आ गई आपकी लिमिट है कुछ इस प्रकार से। तो एक बार जल्दी से देखो एक बार, क्या आपकी ये टर्म्स बनी, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो क्या बननी है। तो u इजकल टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सल नोट, 4 पाई एप्सल नोट। अगर इस वाली टर्म्स को सॉल्व करोगे तो ऊपर से वैल्यू
कितनी बनी, आर की पावर -1, और क्या नीचे कितनी बनी, ये -1। ठीक है, अभी भी लिमिट चली हुई यार। ठीक है, और ये माइनस यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ क्या कर देगा, प्लस कर देगा, Z² / 4πε0। और ऊपर क्या बच रही है आपकी, आर की पावर -1, और ये आर इन्फाइनाइट, इसे नीचे ले आओ तो यू की वैल्यू आ जाएगी ZE² / 4πε0। और ये वाली टर्म्स आपकी हो जानी है 1/r, आर इन्फाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लो जल्दी से, Z² / 4πε0। तो यहाँ आपकी टर्म्स क्या बन गई, 1/∞ माइनस क्या बनेगी यहाँ से, देखो -1/r, कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है भैया, कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगी। अब ये वाली जो है इसकी वैल्यू तो 0 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 4πε0 इसकी वैल्यू कैसी होगी, 0 -1/r, ये माइनस तब भी यहाँ पे माइनस कर देगा तो कितनी वैल्यू आएगी, -ZE²/4πε0r। क्या सभी की ये वैल्यू बन गई भैया, जल्दी से बताओ, ये सभी की वैल्यू बन गई क्या। अगर सभी की यही वैल्यू बन गई हो तो एक बार सभी थंब कर दो भैया, अगर सभी की ये वाली वैल्यू बन गई हो तो थंब कर दो एक बार। ठीक है भैया, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये वैल्यू वैल्यू आ गई सभी की। अब ये हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, और अभी पीछे से क्या आई थी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल भी आ गई और काइनेटिक भी आ गई, दोनों को ऐड कर दो। जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वाली टर्म्स बन गई सभी की। फिर आगे चलते हैं भैया, एक बार सभी थंब कर दो अगर ये टर्म्स बन गई हो सभी की। अगर किसी भी लाइन में डाउट हो तो कोई कोई सी लाइन पूछ लो। ठीक है भैया, अगर किसी भी लाइन में डाउट हो तो वो लाइन पूछ लो, अदरवाइज थंब कर दो। ठीक है भैया, अदरवाइज थंब कर दो भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, ये आपकी वैल्यू आ गई, यू की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, तो आपकी ये वैल्यू किसकी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो आपके पास ही किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब इसे हम यूज करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर अब क्या करते हैं, टोटल टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे, कैपिटल E = K+U करके। K की वैल्यू देख लो एक बार कितनी आई थी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेकआउट करो भैया सभी जल्दी से। तो वैल्यू आई थी ZE²/8ε0r, 8πε0r। ठीक है भैया, प्लस यू की वैल्यू कितनी आई थी, अभी हमने देखा था यू की वैल्यू कितनी थी भैया, यू की वैल्यू थी -ZE²/4πε0r। ठीक है भैया, इसे सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद कैसे आ जाएगा हमारे पास, -ZE² अपॉन क्या टर्म्स आ जाएगी, 8πε0r। ये टर्म्स आ जानी चाहिए आपकी, ई की वैल्यू ये आ जानी चाहिए भैया आपकी, आगे ई की वैल्यू। अब इसमें ई की वैल्यू में यहाँ जो आर आपको दिखाई दे रहा है, आप आर की वैल्यू रख लो, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन अबो इक्वेशन, ऊपरली वाली इक्वेशन में आर की वैल्यू रख दो। अच्छा भैया, आर की वैल्यू जो भी थी पीछे, वो आर की वैल्यू जो आई थी रेडियस वाली वो रखो जल्दी से यहाँ पे।
तो आपकी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से यहाँ पे रखने पे। ठीक है भैया, चलो मैं आर की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या थी। आर की वैल्यू थी हमारी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सल नोट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये टर्म्स थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो जल्दी से रखो। तो ई की वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, माइनस एम जेड ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये इस तरीके से। और एन की वैल्यू कितनी 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ। और यहाँ पे जेड की वैल्यू, क्योंकि उसके लिए ले रहे हो हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ई की वैल्यू कितनी आ जानी है यहाँ से। तो आप कहोगे माइनस एम जेड स्क्वायर की तो वैल्यू 1 होगी, और ई की पावर 4 अपॉन क्या बनी 8 एप्सल नोट स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 1 अपॉन एन स्क्वायर। जल्दी से बताओ आप सभी की ये ई की वैल्यू आ गई भैया, जल्दी बताओ आप सभी की ई की वैल्यू आ गई। अगर ई की वैल्यू आ गई हो तो सभी थम कर दो यहाँ तक का एक बार। ठीक है भैया, जल्दी से सभी एक बार थम कर दो यहाँ तक का, ई की वैल्यू आ गई हो तो। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, अब यहाँ से पहली और दूसरी के लिए केस लेके चल लो बस। अब यदि मैं यहाँ से, अब मैं यदि यहाँ से यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना, यहाँ तक का नोट कर लो एक बार सभी स्टूडेंट भैया, फिर आगे चलते हैं। और ये डेरिवेशन खत्म ही होने वाला है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, सभी की ये वाली टर्म्स आ गई अच्छे से, एक बार नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से, तो देखो ये एनर्जी आई है, यहाँ पे एन आया है। अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एनर्जी स्टेट ले लेता हूँ एक बार। अगर मैं यहाँ से लेट कर लूँ, लेट ई आई जो है इनिशियल एनर्जी स्टेट है, यानी कि प्रारंभिक इनिशियल एनर्जी स्टेट, और ई एफ को मैं क्या कह दूं, फाइनल एनर्जी स्टेट। ठीक है भैया, तो जल्दी से अब आपको यहाँ पे जैसे यहाँ ई आई रखोगे बस एन में एन आई लिखना। तो एक क्या कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ई आई इजिकल टू कुछ ना, ये तो सारी टर्म्स ऐसे कैसी, माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर और एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बनेगी ये वाली टर्म्स 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर, एन आई का स्क्वायर। इसी प्रकार से ई एफ निकाल लो भैया, ई एफ निकाल लो माइनस एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म्स आई होगी। जल्दी बताओ कोई दिक्कत तो ना यहाँ तक। अच्छा भैया, एन भाई एक बात बताओ, कोई भी अगर कूद कर जाता है तो एक फॉर्मूला था हमारे पास में, एक फॉर्मूला था कि एच न्यू इजिकल टू, एच न्यू इजिकल टू क्या फॉर्मूला था, E1 माइनस E2 था। अब मैंने E1 को तो मान रखा इनिशियल, ई आई क्या रखा, और E2 के स्थान पे क्या क्या रखा, ई एफ क्या रखा। ठीक है भैया, ई एफ क्या रखा। तो यहाँ से आपकी सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई आई माइनस ई एफ निकालना पड़ेगा। निकाल लो भैया जल्दी से, निकालते हैं भैया जल्दी से, ई आई माइनस ई एफ, और फिर एच न्यू के इक्वल रख दो भैया। तो सभी का जल्दी से बताओ कमेंट करके कि ई आई माइनस ई एफ क्या यही आया जो मैं लिख रहा हूँ, ई आई माइनस ई एफ कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, एम ई की पावर 4 अपॉन अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। जल्दी कमेंट करो भैया जल्दी से, क्या यही टर्म्स आई आपकी भी, यही आई। और इसे आपको किसके इक्वल यहाँ पे रख देना, और यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से एच न्यू इजिकल टू ये टर्म्स के इक्वल रख दो जल्दी से, ये एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर एच स्क्वायर और 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लो, ये एच कहाँ पे चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3 बना देगा। तो आपकी टर्म्स बनी एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सल नोट स्क्वायर, और ये एच ये यहाँ पे कितना बन गया, एच की पावर 3 और 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर।
ये कुछ इस प्रकार से हमारी टर्म्स बनती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी बोर्ड पे? 1 मिनट में आपका ये क्वेश्चन हल होने वाला है, ये डेरिवेशन आपका हल होने वाला है। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये टर्म्स आगे होगी आपकी, नोट कर लो अच्छे से। और आपका ये इंपॉर्टेंट है 7.5 मार्क्स में। ठीक है, आपसे पूछता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, छोटा सा उसकी डेफिनेशन बताओ और इसकी एनर्जी, इसके लैम्बडा के लिए हो, तरंग दैर्ध्य के लिए हो, ठीक है, वेवलेंथ के लिए हो, डेरिवेशन बताओ क्या रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से आप क्या काम करो, न्यू की वैल्यू निकाल लो अच्छे से, न्यू की वैल्यू निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, एक रिलेशन क्या होता है, न्यू इजकल टू होता है सी बाई लैम्बडा। सभी ने पढ़ा है ये फॉर्मूला? जल्दी से बताओ, न्यू इजकल टू सी बाई लैम्बडा। अगर मैं यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालने लगूँ तो क्या होगा, सी बाई न्यू आओगा। ठीक है, न्यू क्या था यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है, आवर्ती है, और लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो अभी आप 1/लैम्बडा अगर कर लगे इसे तो आपका न्यू बाई सी आएगा, न्यू बाई सी आएगा। न्यू की वैल्यू तो ये रही, बस एक बार नीचे सी और लगा देना। क्या लगा देना भैया, एक बार सी और लगा देना। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी? और जैसे ही आप यहाँ पे 1/लैम्बडा में ये टर्म्स रखने जाओगे तुरंत, तो बस न्यू की वैल्यू तो ये रही सारी की सारी, सी और लगा देना, यहाँ पर नीचे आ जाएगा सी। क्या बन जाएगा जल्दी से बताओ, आपका बना m⁴ अपॉन 8 एप्सल नॉट स्क्वायर h⁻³ बस सी और आ गया, और 1/n⁴ माइनस 1/ni², ये बनी आपकी टर्म्स। अच्छा एक बात बताओ, ये जितनी भी आपको टर्म्स दिखाई दे रही है, ये वाली टर्म्स, ये वाली सारी टर्म्स होती है आर की, किसकी होती है, ये सारी टर्म्स होती है आर की, और 1/nf² माइनस 1/ni²। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला ना? जल्दी से बताओ, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला। अच्छा आर को क्या कहेंगे यहाँ पे, वेयर आर इज, आर की वैल्यू कितनी है, m⁴ अपॉन 8 एप्सल नॉट स्क्वायर h⁻³ c। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होती है। ठीक है, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना? और रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स आ गई है हमारी। ठीक है, ये कुछ ये आगे भाई फॉर्मूला, यहाँ तक का हमें डेरिवेशन एग्जाम में दिखाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी? यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पे आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ठीक है भैया, आपको आज मैंने आपको बताया बोर के पोस्टुलेट्स और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा काम करता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।